हमारा फोन प्रोसेसर के बिना एक सेकंड भी नहीं चल सकता और वही प्रोसेसर बनता है रेत से। ये सुनने में इतना अजीब लग रहा है कि यार रेत से एक ऐसी चीज बनती है जो हमारे फोन में इस्तेमाल होती है, पर यह सच है। और इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है जब आप ये जानोगे कि आखिर रेत से प्रोसेसर बनता कैसे है, जिसके बिना आपका मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, एटीएम, कार, हॉस्पिटल, बैंक, इंटरनेट ये सब कभी चल ही नहीं सकते। तो दोस्तों ये पूरा सफर शुरू होता है जमीन पर पड़ी बिल्कुल आम सी दिखने वाली रेत से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल है, आखिर रेत का एक जरा करोड़ों ट्रांजिस्टर वाले प्रोसेसर में कैसे बदल जाता है? क्या इस रेत में पहले से कोई स्पेशल चीज होती है, या फिर इंसान ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जो दिखने में जादू जैसी लगती है और उसी से ये सब कुछ होता है? क्यों चिप बनाना इतना मुश्किल काम है कि पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही कंपनियां इसे बना पाती है? इसलिए आज हम रेत के एक छोटे से जरे का पूरा सफर देखेंगे और इन सवालों का जवाब भी, जहां हर स्टेप पिछले स्टेप से भी ज्यादा हैरान करने वाला होगा। और वीडियो के एंड तक जब आप अपने फोन को हाथ में पकड़ोगे तो उसके अंदर चल रही चिप को पहले जैसा कभी नहीं देख पाओगे। तो चलो इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर चिप पैदा होती है, यानी रेत से। जब भी हम रेत देखते हैं तो वो ना एकदम बेकार सी नजर आती है कि यार क्या है ये सब, है ना। लेकिन हर रेत एक जैसी नहीं होती। कुछ रेत सिर्फ मिट्टी होती है और कुछ रेत के अंदर छुपा होता है सिलिकॉन। हाँ जी, सिलिकॉन। सिलिकॉन इस दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट है। ये पहाड़ों में भी होता है, पत्थरों में भी होता है और रेत में भी होता है। लेकिन एक ना दिक्कत है, ये सिलिकॉन हमें कभी ना अकेला नहीं मिलता, ये हमेशा ना दूसरे एलिमेंट्स के साथ चिपका हुआ होता है। इसलिए फैक्ट्री सबसे पहले इस तरह की रेत या क्वार्ट्ज स्टोन ढूंढती है जिसमें सिलिकॉन ना सबसे ज्यादा हो, प्रचुर मात्रा में हो, ऐसा बोल ले तो। क्वार्ट्ज एक नेचुरल पत्थर यानी मिनरल होता है जो ज्यादातर सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। सो यहीं से शुरू होता है असली काम। लेकिन ये सिलिकॉन भी अभी किसी काम का नहीं है जो मिला है। इस हालत में इसे चिप बनाना नामुमकिन है, क्योंकि इसके अंदर इतनी गंदगी होती है कि अगर इससे प्रोसेसर बना दिया जाए तो शायद वो प्रोसेसर एक सेकंड भी ठीक से काम ना करे हमारे फोन में। और इसी वजह से अब इस रेत को गुजरना पड़ता है एक ऐसे टेस्ट से जहां उसकी पहचान ही बदल दी जाती है। सबसे पहले क्वार्ट्ज को बहुत बड़े फर्नेस में डाला जाता है। फर्नेस मतलब एक ऐसी भट्टी जिसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि लोहा भी पिघल जाए। यहाँ क्वार्ट्ज को कार्बन के साथ बहुत तेज गर्मी दी जाती है। धीरे धीरे उसके अंदर से ना ऑक्सीजन अलग होने लगता है और पहली बार सिलिकॉन बाहर निकलता है। ये सिलिकॉन अभी भी बहुत गंदा है, एकदम साफ नहीं हुआ ये अभी। इसमें इतनी मिलावट होती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया इसे सीधा रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि अगर हमारे फोन के प्रोसेसर में सिर्फ एक छोटी सी गलती रह जाए तो पूरा फोन हैंग हो सकता है। इसलिए कंपनियां नॉर्मल सफाई नहीं करती, वो सिलिकॉन को इतना साफ करती है कि उसमें गंदगी ढूंढना लगभग नामुमकिन होता है। इस सफाई के बाद सिलिकॉन की प्योरिटी इतनी बढ़ जाती है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लायक माना जाता है। लेकिन एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम बाकी है। अभी तक ये सिलिकॉन हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में है और प्रोसेसर टुकड़ों से नहीं बनता। प्रोसेसर बनाने के लिए चाहिए एक ही पीस, वो भी बिल्कुल बिना टूट फूट के, उसमें कोई भी जोड़ ना हो, कोई भी क्रैक ना हो। और ऐसा पीस बनाना इस पूरी इंडस्ट्री के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। अब फैक्ट्री इस पूरे सिलिकॉन को दोबारा पिघलाती है। इस बार सिलिकॉन को पिघलाने का मकसद ना अलग होता है। उसका मकसद सिलिकॉन की सफाई नहीं होता, वो सिलिकॉन साफ हो चुका है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बाकी है। ये सिलिकॉन हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में है और प्रोसेसर बनाने के लिए हजारों टुकड़े नहीं, सिलिकॉन का एक ही बहुत बड़ा पीस चाहिए। इसलिए सिलिकॉन को दोबारा पिघलाया जाता है। अब सिलिकॉन बिल्कुल लिक्विड बन चुका होता है। इस लिक्विड सिलिकॉन के बीच एक छोटा सा परफेक्ट सिलिकॉन का टुकड़ा डाला जाता है। इसे सीड क्रिस्टल कहते हैं। अब मशीन इस सीड क्रिस्टल को बहुत धीरे धीरे घुमाते हुए ऊपर खींचना शुरू करती है। जैसे जैसे सीड क्रिस्टल ऊपर उठता है
वैसे वैसे उसके नीचे वाला जो लिक्विड होता है ना, सिलिकॉन, ठंडा होकर जमने लगता है और उसी के साथ जुड़ता चला जाता है। ठीक है, फिर मशीन उसे थोड़ा ना और ऊपर खींचती है, नीचे का सिलिकॉन फिर जमता है और फिर उसके साथ जुड़ जाता है। ये प्रोसेस 1-2 मिनट नहीं, कई घंटों भी नहीं, कभी कभी तो ना कई हफ्ते चलता है और धीरे धीरे लिक्विड सिलिकॉन एक बहुत लंबे, बिल्कुल सीधे और सिर्फ एक ही क्रिस्टल वाले सिलिकॉन सिलेंडर में बदल जाता है। इसी एक पीस को बाद में पतले पतले टुकड़ों में काटा जाता है, जिन्हें वेफर कहा जाता है। अब इस सिलिकॉन के अंदर कोई जोड़ नहीं होता, कोई क्रैक नहीं होता, कोई भी ये अलग टुकड़ा नहीं होता, ये पूरा एक ही क्रिस्टल होता है और इसी वजह से ये दुनिया के सबसे कीमती सिलिकॉन के टुकड़ों में से एक बन जाता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अब प्रोसेसर बनना शुरू हो जाएगा, तो आप गलत हो। प्रोसेसर अभी भी बहुत दूर है, क्योंकि इतना बड़ा क्रिस्टल भी प्रोसेसर नहीं होता। अब इसे इतने पतले टुकड़ों में काटा जाएगा कि उन्हें देखकर आप शायद यकीन ही न कर पाओ कि यार ये क्या है, और वही पतले टुकड़े आगे चलकर दुनिया के सबसे पावरफुल चिप्स की बुनियाद बनेंगे। अब तक हमने एक बिल्कुल परफेक्ट सिलिकॉन का सिलेंडर बना लिया है, लेकिन एक प्रोसेसर इतना मोटा नहीं हो सकता, उसे तो इतना पतला होना चाहिए कि उसके ऊपर एक नहीं, 10 नहीं, बल्कि हजारों सर्किट बन सके। इसलिए अब शुरू होता है इस पूरे सफर का अगला और बहुत नाजुक स्टेप। अब इस बड़े सिलिकॉन सिलेंडर को एक वेफर स्लाइसिंग मशीन में लगाया जाता है। इस मशीन में डायमंड की बहुत पतली तार होती है, जो सिलिकॉन को एक करके बहुत पतले गोल टुकड़ों में काटना शुरू करती है। इन्हीं टुकड़ों को वेफर कहा जाता है। हर स्लाइस की मोटाई सिर्फ कुछ ही हिस्सों के बराबर होती है, इतनी पतली कि अगर इस प्रोसेस में हल्का सा भी प्रेशर ज्यादा लग जाए तो पूरा पीस टूट सकता है, और अगर टूट गया तो उस पर हुआ सारा काम और लाखों रुपए जितने भी खर्च हुए हैं, सारी मेहनत एक ही पल में खत्म हो जाती है। लेकिन जो स्लाइस से बच जाते हैं, उन्हें देखकर आपको लगेगा कि प्रोसेसर लगभग तैयार है, पर नहीं, प्रोसेसर अभी भी बहुत दूर है, क्योंकि इन स्लाइसेस की सरफेस अभी भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। और प्रोसेसर की दुनिया में ना परफेक्ट से थोड़ा सा कम भी परफेक्ट नहीं माना जाता। ऐसा नहीं होता कि कोई बात नहीं, जाने दो यार, थोड़ा सा तो ऊपर नीचे चलता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब हर सिलिकॉन स्लाइस को बार बार पॉलिश किया जाता है, इतनी बार कि धीरे धीरे उसकी सरफेस शीशे की तरह चमकने लगती है। फिर इसके सरफेस को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। अगर छोटी सी खरोंच भी दिख जाए ना, तो वही खरोंच बाद में पूरी चिप को खराब कर सकती है। इसलिए हर वेफर यानी हर स्लाइस को बिल्कुल मिरर जैसा, शीशे जैसा स्मूथ और साफ बनाया जाता है। ये गोल्ड प्लेट वेफर कहलाती है, और इसी वेफर के ऊपर बाद में एक नहीं, कई 100 प्रोसेसर बनाए जाते हैं। मतलब जो एक गोल्ड वेफर आप देख रहे हो, उसके ऊपर एक साथ बहुत सारी चिप्स पैदा होती है। लेकिन अब तक वेफर सिर्फ एक खाली कागज है, उस पर अभी तक कुछ भी नहीं बना, ना ट्रांजिस्टर, ना प्रोसेसर, ना सर्किट। अब शुरू होगा वो प्रोसेस जिसने इंसान को टेक्नोलॉजी की दुनिया में जमीन से स्पेस में पहुंचा दिया। अब वेफर को सीधा मशीन में नहीं डाला जाता, उससे पहले वेफर के ऊपर एक खास केमिकल लगाया जाता है, जिसे फोटो रजिस्टर्स कहते हैं। जैसे ही स्पेशल रोशनी यानी लाइट फोटो रजिस्टर्स पर पड़ती है, उस जगह का केमिकल इतना बदल जाता है कि अगले केमिकल में वो आसानी से घुलकर हट जाता है, और जहां रोशनी नहीं पड़ती वहां वो लेयर बच जाती है। मतलब रोशनी ने सिलिकॉन को नहीं बदला, पहले सिर्फ फोटो रजिस्टर्स को बदला, और इसी बदले हुए फोटो रजिस्टर्स की मदद से मशीन डिसाइड करती है कि सिलिकॉन का कौन सा हिस्सा बचाना है और कौन सा हटाना है। इस तरह वेफर के ऊपर प्रोसेसर का डिजाइन धीरे धीरे उभरना शुरू होता है। अब सवाल आता है, रोशनी से सर्किट कैसे बनेगा, यानी लाइट से सर्किट कैसे बनेगा। बस इसी जगह से शुरू होता है फोटोलिथोग्राफी। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका आइडिया ना बहुत ही सिंपल है और सीधा है। सोचो, आपके पास एक खाली कागज है, अब आपने उसके ऊपर कोई डिजाइन बनाना है, या बोल लो कि ऐसे ड्राइंग बनानी है, लेकिन हाथ से नहीं बनानी बल्कि मशीन से। मशीन भी ऐसी जिसको नंगी आंखों से देखी ना जा सके, वो बस माइक्रोस्कोप से दिखे। इसके लिए
फिर एक स्पेशल प्लेट बनाई जाती है जिसके अंदर प्रोसेसर का पूरा नक्शा होता है, जैसे हर लाइन, हर कनेक्शन, हर ट्रांजिस्टर की जगह। सब कुछ पहले से तैयार होता है प्लेट पर कि कहाँ पर क्या बनेगा, कहाँ पर क्या बनेगा। अब मशीन इस डिजाइन को बहुत पावरफुल लाइट की मदद से वेफर के ऊपर ना ट्रांसफर कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टैंप कागज पर निशान छोड़ देती है। बस फर्क इतना है, जहां निशान इतने छोटे होते हैं कि उनके सामने इंसान का एक बाल भी बहुत मोटा लगता है। और ये काम सिर्फ एक बार नहीं होता, बार बार होता है, बार बार होता है। हर लेयर के लिए अलग डिजाइन, हर लेयर के लिए अलग अलाइनमेंट। अगर एक भी लेयर एक बाल जितना भी ना इधर उधर होगी तो पूरा वेफर बेकार हो जाता है। और इसी वजह से चिप बनाना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। जो मुश्किल नहीं, बेहद मुश्किल काम है। लेकिन एक और सवाल है, अगर मशीन ने सिर्फ डिजाइन बना दिया तो असली सर्किट बना कब? यही वो कंफ्यूजन है जहां ज्यादातर लोग समझते हैं कि प्रोसेसर तैयार हो गया है, लेकिन नहीं। असल में अभी तक वेफर पर सिर्फ एक पैटर्न बना है, एक ड्राइंग बनी है, पर वो किसी काम की नहीं है अभी तक। तो फिर काम का कैसे बनेगा प्रोसेसर? फिर क्या होता है कि अब मशीन उस पैटर्न के हिसाब से वेफर के कुछ हिस्सों को बचाती है और बाकी हिस्सों को केमिकल और प्लाज्मा की मदद से धीरे धीरे हटा दिया जाता है। प्लाज्मा एक गैस होती है और इस प्रोसेस को एचिंग कहते हैं। मतलब जहां सर्किट बनाना है सिर्फ वही मटेरियल बचाया जाता है, बाकी हटा दिया जाता है। और इस तरह खाली सिलिकॉन की प्लेट धीरे धीरे सर्किट की शेप लेना शुरू करती है। लेकिन सर्किट का शेप आ जाना भी प्रोसेसर बन जाना नहीं होता, क्योंकि अभी तक उसमें बिजली को कंट्रोल करने की ताकत ही नहीं है। और बिना बिजली के प्रोसेसर सिर्फ एक डिजाइन होता है। इसलिए अब अगला स्टेप ये होता है कि कैसे इसी सिलिकॉन को सोचने और फैसला लेने की ताकत देना है। और यही स्टेप प्रोसेसर में पैदा करेगा ट्रांजिस्टर। वही ट्रांजिस्टर जिसकी वजह से आज हम अपने फोन में कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब आप कुछ भी सोच लो। अब तक सिलिकॉन के ऊपर सर्किट का नक्शा बन चुका है, लेकिन ये अभी भी सिर्फ एक डिजाइन है। सोचो अगर किसी शहर की सारी सड़कें बना दी जाए लेकिन उन पर सिग्नल ही ना हो तो ट्रैफिक कभी कंट्रोल ही नहीं होगा, कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा। तो प्रोसेसर के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। प्रोसेसर को भी एक ऐसे सिस्टम की जरूरत होती है जो हर सिग्नल को रोक सके, जहां आगे भेज सके, और इसका नाम है ट्रांजिस्टर। ये पूरे चिप का सबसे छोटा हिस्सा होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी यही ट्रांजिस्टर होता है। इसका काम सिर्फ एक है, बिजली को जाने देना या रोक देना। बस सिर्फ दो काम करता है, ऑन या ऑफ। ये काम सुनने में ना बहुत आपको छोटा लगेगा, बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन जब ऐसे ही अरबों ट्रांजिस्टर एक ही प्रोसेसर पर एक साथ काम करते हैं तो उसकी वजह से ही हमारा फोन वीडियो प्ले कर सकता है, फोटो खींचता है, गेम चलती है, और सिर्फ कुछ ही सेकंडों में हमारा फोन हजारों कैलकुलेशन कर लेता है, किसी भी तरह की हो। लेकिन ये ट्रांजिस्टर सिलिकॉन के अंदर बनता कैसे है? क्योंकि सिलिकॉन अपनी नॉर्मल हालत में बिजली को पूरी तरह नहीं रोकता और ना ही पूरी तरह चलने देता है। यही उसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसी वजह से इंजीनियर्स सिलिकॉन के कुछ हिस्सों में बहुत ही नाप तोल करके दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स भेजते हैं। ध्यान देना, मैंने क्या बोला है, एटम्स, यानी जहां ग्राम या फिर किलो की बात नहीं हो रही, जहां बात हो रही है एटम्स की, यानी इतनी छोटी क्वांटिटी कि उसे नापना भी आम मशीन के बस की बात नहीं होती। इन एटम्स की वजह से सिलिकॉन के कुछ हिस्से बिजली को आसानी से चलने देते हैं और कुछ हिस्से उसे रोक देते हैं। इसके बाद मशीन इन हिस्सों के ऊपर एक बहुत ही पतला गेट बनाती है। अब ये गेट डिसाइड करता है कि बिजली आगे जाएगी या यहीं रुक जाएगी, और इस तरह एक ट्रांजिस्टर तैयार होता है। लेकिन प्रोसेसर में सिर्फ एक ट्रांजिस्टर से कुछ नहीं होता, और कुछ सैकड़े ट्रांजिस्टर से भी कुछ नहीं होता, ना हजार से कुछ होता है। इसलिए आज के प्रोसेसर में अरबों ट्रांजिस्टर होते हैं। और हैरानी की बात है, ये सब एक ही वेफर के ऊपर बनाए जाते हैं। लेकिन ट्रांजिस्टर बनाना भी एक बार का काम नहीं होता। मशीन पहले एक लेयर बनाती है, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। हर लेयर का अपना एक अलग काम होता है। किसी लेयर में इंसुलेशन, किसी में कनेक्शन, किसी में ट्रांजिस्टर, और कहीं उन्हें जोड़ने वाले रास्ते होते हैं, यानी कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है। ये प्रोसेसर 10 बार नहीं
कई 100 बार रिपीट होता है। हर बार नया पैटर्न, नई पॉलिशिंग, नई चेकिंग, नई एचिंग और हर बार एक्यूरेसी बिल्कुल पहले जैसी। एक भी गलती और पूरा वेफर खराब कर देगी। इसीलिए एक प्रोसेसर कुछ घंटों दिनों की मेहनत नहीं होता, इसको कई हफ्ते भी लग जाते हैं और तब जाकर वेफर के ऊपर हजारों प्रोसेसर एक साथ तैयार होते हैं। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम सामने आती है। वेफर तो गोल है और प्रोसेसर छोटे छोटे अलग पीस है, इसलिए अब इन सबको अलग कैसे किया जाए। अब अलग करने के लिए मशीन वेफर को बहुत ध्यान से स्कैन करती है। सबसे पहले देखा जाता है कौन सी चिप बिल्कुल सही बनी है और कौन सी नहीं बनी, क्योंकि हर वेफर में सारी चिप्स परफेक्ट नहीं होती। कभी एक छोटा सा डिफेक्ट और कभी बहुत हल्की सी धूल मिट्टी और कभी किसी लेयर में हल्का सा ऊपर नीचे ना हो ही जाता है, यानी सारा कुछ परफेक्ट नहीं बनता और बस वो चिप रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन जो चिप्स टेस्ट पास कर लेती है उनके आसपास ना बहुत पतली कटिंग की जाती है और हर प्रोसेसर को वेफर से अलग कर दिया जाता है। अब पहली बार प्रोसेसर अपनी असली शेप में नजर आता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये वही चिप है जो मोबाइल के अंदर लगती है, तो अभी भी सफर बाकी है, क्योंकि अभी ये प्रोसेसर बिल्कुल नंगा है। इसके पास ना प्रोटेक्शन है, ना बाहर की दुनिया से बात करने का कोई तरीका है। अगर इसी हालात में फोन में लगा दिया जाए तो ये पहले ही दिन टूट जाएगा, चलेगा ही नहीं। इसलिए अब प्रोसेसर को दिया जाएगा उसका बाहरी शरीर और इसी स्टेप के बाद ये एक असली चिप बनेगा जिसे हम आप रोज अपने फोन में इस्तेमाल करते हैं। अब हर छोटे प्रोसेसर को एक स्पेशल बेस के ऊपर लगाया जाता है। इस बेस के अंदर बहुत ही पतले कनेक्शन बने होते हैं। ये कनेक्शन प्रोसेसर को फोन या कंप्यूटर के बाकी हिस्सों से जोड़ते हैं। उसके बाद पूरे प्रोसेसर को एक मजबूत प्रोटेक्टिव पैकेज के अंदर सील कर दिया जाता है। ये पैकेज प्रोसेसर के अंदर बने नाजुक सर्किट को धूल, नमी, मिट्टी और किसी भी फिजिकल डैमेज से बचाता है। अब कई हफ्तों की मेहनत के बाद रेत का एक छोटा सा जरा एक असली प्रोसेसर बन चुका होता है, जो दिखने में बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा हमने मोबाइल के मदरबोर्ड पर देखा होगा। लेकिन एक प्रोसेसर की कहानी सिर्फ उसके बनने तक सीमित नहीं है दोस्तों। अब सवाल यह है, जब दो प्रोसेसर दिखने में लगभग एक जैसे होते हैं तो फिर कोई दूसरे से तेज कैसे होता है? यानी प्रोसेसर फास्ट या स्लो क्यों होते हैं, महंगे या सस्ते क्यों होते हैं, क्यों कोई प्रोसेसर कम बैटरी इस्तेमाल करता है और कोई ज्यादा, आखिर क्यों? और हर नई लॉन्च के साथ 3 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, ऑक्टा कोर, डेका कोर, ये सब नाम सुनने को क्यों मिलते हैं? और क्यों इंडिया अपना खुद का प्रोसेसर बनाने में इतना पीछे है? और ऐसे ही और तमाम सवाल अगर जानने हैं तो आप इस वीडियो पर 10K यानी 10K व्यू करवा दो, तब वो वाला वीडियो भी हम बनाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपने ये जानना है कि फ़ोन के हिडन सेंसर कौन कौन से हैं जो आपकी पलक झपकने तक को रिकॉर्ड करते हैं, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जहां क्लिक करके भी आप देख सकते हो। सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।